हेलो फ्रेंड्स। आज 21 जून है, योगा डे है। एंड आई होप कि आपने जो प्रधानमंत्री का एड्रेस किया उन्होंने योगा डे पर, आपने सुना होगा। और आज का कोट देखते हैं हम। फोकस इज द की टू सक्सेस। फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ड्रीम को पाना चाहते हैं तो उस ड्रीम के लिए आप कितना फोकस्ड हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने ये कहानी सुनी होगी, जब पेड़ पर जब चिड़िया की आंख में तीर मारनी थी तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबको बोला, सभी पांडवों को, कि आंख में तीर मारनी है, क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने सबने अलग अलग चिड़िया की आंख के अलावा सब चीज़ों पर भी ध्यान गया, लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख पर ध्यान गया और उन्हें तीर चलाया, लग गया। तो इससे यही हमें लेसन मिलती है कि जो चीज़ को हम करना चाहते हैं तो फोकस रहना होगा हमें। अगर आप फोकस नहीं और जो भी अननेसेसरी थिंग्स को कर रहे हैं जो कि आपके सक्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आप अनसक्सेस की ओर डेविएट होते जा रहे हैं। इसलिए फोकस बहुत ही ज़रूरी है। फोकस रहेगा, कितनी भी आपको मुसीबतें आएंगी, आपका फोकस अपने लक्ष्य पर रहेगा तो यू कैन डू इट। एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी चीज़ करने की हो लाइफ में, और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इस चीज़ को, इस कोट को या फिर फोकस लिख कहीं जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको वहाँ पेस्ट करना चाहिए वॉल पे, टेबल के नज़दीक। जब भी आप इसको देख के आपको पता चले कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो आपके सक्सेस की ओर ले जा रहा है, नहीं तो लिव दैट वर्क, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अभी वो काम कीजिए जो आपके सक्सेस की ओर ले जा रहा है। जो भी आप, स्पेशली जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो काम करना पड़ेगा जो कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सब काम को छोड़ना होगा जब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, फोकस इज द की टू सक्सेस। फोकस ही है लाइफ। फोकस ही नहीं है किसी चीज़ पे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या। तो इम्पोर्टेंट है लाइफ का बहुत बड़ा लेसन। और जब भी आप फोकस करेंगे आप अपने एम पे, गोल पे, तो आपको गाइड करने वाले मिल ही जाएंगे। हम इंतजार मत करें कोई गाइड मिले तब हम फोकस करेंगे अपने लक्ष्य पे। आप फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत गाइड आ जाएंगे आपके रास्ते में जो आपको हेल्प करेंगे, एक एक स्टेप बढ़ाते रहेंगे आपको बस फोकस होकर डेडिकेशन के साथ वर्क करना हो। तो दिस इज द कोट फॉर द डे। नाउ वी मूव टू द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल है बेसिकली उनके लिए हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो एडिटोरियल हिंदी का तो पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी के न्यूज़पेपर में उस लेवल के एडिटोरियल न्यूज़ नहीं होते हैं जो कि उनको एग्जामिनेशन पेपर में उस पॉइंट को लिख सके। तो वो हिंदू न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस को समझने में, जो भी वर्ड मीनिंग आता है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैं उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, समझते हैं और जो भी पॉइंट है उसको नोट कैसे करते हैं। और एग्ज़ाम में अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, पीसीएस की, बीपीएससी की या यूपीएससी की, तो उसको बेस कैसे बनाए, न्यूज़पेपर कमांड कैसे करें। और वैसे भी जो ग्रेजुएशन में और जो फ्रेशर हैं स्पेशली उनके लिए, जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम की फ्यूचर में एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें न्यूज़पेपर कमांड करना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि अभी से ही सीखे कि न्यूज़पेपर कमांड कैसे करना चाहिए, स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो बहुत अच्छा, और हिंदी मीडियम है तो उनको कुछ पॉइंट यहाँ पे या कुछ लाइन को नोट करना पड़ेगा, उनको हिंदी में कन्वर्ट करके उनको अपने आंसर में लिखेंगे तो वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। और वैसे भी न्यूज़पेपर तो सबको पढ़ना चाहिए, 9th 10th 11th 12th जो भी स्टूडेंट है, अगर न्यूज़पेपर का कमांड हो तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी बन जाता है। आपको हर एक न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ हो या इंटरनेशनल न्यूज़ हो, एक आपको पर्सनालिटी को, नॉलेज को इन्हांस करने बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं आज का ये आर्टिकल, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ग्रेशिया। तो एक्स ग्रेशिया एक ग्रांट को कहते हैं कि अभी क्या हुआ, जो भी पेंडेमिक में मर रहे हैं, ठीक है, एक पिटीशन किया गया कि उनको 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करी है, सेंटर क्या करी है कि ये सुनामी जैसा, अर्थक्वेक जैसा नहीं है कि एक बार आ गया और फिर चला गया। ये ऐसा है कि मार्च से स्टार्ट हुआ, एक्चुअली ये 2020 से स्टार्ट हो रहा है, अभी 2021 में भी सेकेंड वेव चला इसका। लेकिन अगर हम
ऐसे ही पैसा देते रहेंगे तो हमें पेंडेमिक के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोकने के लिए हमें जो पैसा खर्चा करना वो कम पड़ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं दे सकते, एक बर्डन आ जाएगा, फाइनेंस पे स्ट्रेन पड़ जाएगा। अगर जितने भी कोविड मरे हैं लोग तो उनको देते रहेंगे 4 लाख तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। लगभग अप्रोक्स 4 लाख लोग मर चुके हैं और सबको 4-4 लाख देते कितना फाइनेंस पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो कोर्ट तो कह रहा है कि उनको देना चाहिए, पिटिशनर ने किया है कि उनको 4 लाख मिलना चाहिए कंपनसेशन के तौर पे, लेकिन गवर्नमेंट सेंटर कह रही है कि नहीं उनके पास इतना पैसा नहीं, इतना दे देंगे तो फिर मैनेज कैसे करें। पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद उनको मैनेज करना होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ों को। तो यही द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर अंडर सीवियर स्ट्रेन ड्यू टू द रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीजिंग इन द हेल्थ एक्सपेंसेस एंड अकाउंट इन पैंडेमिक। तो जो भी रेवेन्यू है बहुत अंडर स्ट्रेस है कि अगर हम देंगे, इतना खर्चा तो हो रहा है उस सब चीज़ों को मैनेज करना, वैक्सीन में जितना देने में उनको पैसा खर्चा हो रहा है तो वो कैसे करेंगे इस चीज़ों को। द पेंडेमिक स्टार्टेड इन द अर्ली मंथ्स ऑफ जनवरी 2020 एंड द कंट्री स्टिल बैटलिंग। अभी भी पेंडेमिक चल ही रहा है, तो वैक्सीन को देने में, हर चीज़ को, हेल्थ वर्कर को जो भी डिप्लॉय करने में एक पर्टिकुलर जगह, डॉक्टर्स को, ये सब चीज़ों को पैसा वहाँ भी खर्चा चला जा रहा है। अगर इस कंपनसेशन में ही पैसा देते रहेंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल में ये है, समझते हैं पहले द कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स। तो कॉमरेड्स किसको बोलते हैं? ग्रुप में साथी है जो, जैसे कम्युनिज्म में कम्युनिस्ट लोग एक दूसरे को कॉमरेड्स बोलते हैं। तो कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव। अब क्या हो गया है यहाँ पर, अब जानो बहुत बड़ा जो चाइना जो इंडो पैसिफिक में अपना इंपेरियलिज्म फैला रहा है, उसको रोकने के लिए इंडिया ने क्वाड के साथ, जो भी ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, क्वाड के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके चाइना के जो भी इंपेरियलिज्म बढ़ा रहा है उसको रोकने के लिए काम करा। लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि इसमें बाहर के यूएस इस सब अपने एशिया के मेंबर के साथ मिलकर और यहाँ पर काम करे, क्योंकि ये रसिया के लिए सही नहीं है। रसिया चाहता है कि अगर अमेरिका आ रहा है इस सब चीज़ों में, एक तरह से क्वाड को एशिया का नाटो ही करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूएस आ रहा है तो फिर से एक कोल्ड वार ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जियो पोलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है। अब इंडिया भी अब पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता रसिया में, क्योंकि रसिया भी पाकिस्तान के साथ टाई अप कर रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन बना रहा है। तो इंडिया को बाहर भी देखना होगा, लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि यूएस इसमें इंटर करे। यूएस का मेन काम है कि चाइना को भी वो चाहता है कि ना अपना इंपेरियलिज्म बढ़ा पाए, रसिया भी ना अपना इंपेरियलिज्म बढ़ा पाए। लेकिन इंडिया भी अब रसिया से हथियार नहीं खरीद रहा है, अब इजराइल और फ्रांस की तरफ से भी हथियार खरीद रहा है। तो जो भी सिचुएशन चेंज हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ही देख रहे हैं यहाँ पे। इसे रसिया चाहता है कि हम लोग एशिया के लोग आपस में ही मिलकर इस चीज़ों को सुलझा लेंगे, कैसे होगा। लेकिन रसिया का स्टैंड देख सकते हैं, गलवान वैली में जो भी हुआ, रसिया वहाँ साइलेंट रहा, कुछ भी नहीं बोला। तो इंडिया को भी लग रहा है कि नहीं, हमें सिर्फ रसिया पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी सिचुएशन चेंज हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल, हमें सबसे रिलेशन बना के रखना चाहिए, कब क्या किससे मदद मिल जाए। तो चाइना के पॉलिसी को, चाइना के इंपेरियलिज्म को, स्ट्रेटेजिक उसके इंपेरियलिज्म को रोकना होगा तो हमें क्वाड पे ही फोकस करना होगा। लेकिन वही रसिया इसको अगेंस्ट कर रहा है कि नहीं, यूएस नहीं कर सकता एशियन को। तो यही क्वाड फैक्टर के बारे में बताया गया है, क्वाड से लेकर कितना नाराज है रसिया। अब देखते हैं लुकिंग वेस्ट का ये कि अब देख रहा है कि रसिया कर नहीं रहा है, चेक नहीं कर रहा है चाइना को, वो भी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। तो जैसे गलवान वैली में हुआ है, तो इंडिया ने अपना वेस्ट की तरफ रुख अपना लिया, और यही कि नहीं, हथियार खरीदने में भी फ्रांस के साथ जो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन है, फ्रांस और इजराइल के साथ खरीदे, सिर्फ रसिया पर डिपेंड नहीं है। और रसिया चाहता है कि दोनों के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन डाउटफुल है कैसे करेगा। तो मैरीटाइम स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, बीजिंग।
अब जो भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे मैरीटाइम स्ट्रक्चर को तीन ही करेंगे। और यहाँ पर है कि इंडिया और चाइना टाइज, देखिए कि चाइना और इंडिया सेम प्रिंसिपल और बिलीफ को न, जैसे नॉन अलाइनमेंट का जो प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं। पेनफुल मेरे जो कॉलोनियल, दोनों को कॉलोनियल सब्जुकेशन झेल चुके हैं। ऑपोजिशन टू ग्रेट पावर, दोनों हेजमोनी के ग्रेट पावर से ये ऑपोजिशन कर चुके, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं सॉवरेनिटी में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस है उनका की इन्फ्लुएंसर इन चाइना एग्रीमेंट चीज। तो इंडिया और चाइना को भी चाहिए कि अपना हेजमनी अगर करना है, उन्हें चाहते हैं कि कोई वेस्ट की कंट्री आकर हेजमनी दिखाए एशिया के ऊपर, तो दोनों को आपस में सुलझाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, रसिया इंडिया और चाइना की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ भी सुलझाया जा सकता है। ब्रिक्स में भी इंडिया रसिया चाइना है, तो जो भी अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो बहुत सारे वे हैं चीज़ों को सॉल्व करने का, बहुत सारे जो भी जियो पोलिटिकल सिनेरियो हो, इस हिसाब से सब अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं। तो इंडिया को भी चाहिए कि बस रसिया पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बाहर क्वाड पे भी फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि रसिया बहुत जगह इंडिया का साथ नहीं दिया है। जैसा कि गैल्वन वैलीज का बात देखें तो इंडिया को सब जगह अपने इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इन केरला द नीड टू बजट फॉर द फ्यूचर। अब केरला में क्या हो रहा है कि एक तो पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया, कंसर्निंग लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें क्या करना चाहिए सब देखेंगे। 66% वर्कफोर्स हुआ आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर और कैजुअल लेबरर्स। तो उसमें जितने भी लाइवलीहुड के लिए वर्कर्स में 66% वर्कर्स जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयमेंट देखिए 23.5% हाई है। द पैंडेमिक एंड द वेलफेयर, सी द फ्री वैक्सीन इन पॉलिसी डिस्पाइट। तो क्या करें, गवर्नमेंट को क्या पहले फ्री वैक्सीन पर फोकस करना चाहिए। और जो भी लेबर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा फोकस हो रही है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर फोकस हो जा रही है। द लेस लेबर इंटेंसिव को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जहाँ पर लेस लेबर इंटेंसिव जो हो रहा है कैसा कर रहा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को फोकस कर रहा है। सो द स्टेट्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लाइड दे जॉब सीकर शॉर्ट जॉब्स विथ डिसेंट जॉब एज वेल। लो वेजेस सेक्टर्स आर फील्ड विद इंटर स्टेट, और जो भी लो वेजेस के सेक्टर हैं, जो भी इंटर स्टेट के दूसरे स्टेट के आकर जॉब ले लेते हैं। सी केरला को सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में ज़्यादा माना जाता है, तो उसको उस पर फोकस करना चाहिए, उसके पोटेंशियल को टैप करना चाहिए। उसके बारे में देखा गया सप्लाई और स्किल वर्कर्स थ्रू स्किलिंग प्रोग्राम्स की स्किल देना चाहिए, जो भी जैसा डिमांड उस हिसाब से सप्लाई करना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम इज द लेबर मार्केट मिसमैच और सप्लाई विद एजुकेटेड वर्कफोर्स बट दैट ऑफ पुअर लेबर डिमांड। लेबर डिमांड बहुत ही पुअर है। अब आते हैं, अब क्या होता है कि एक बार स्किल कर दिया तो उससे काम नहीं चलता, एक इनोवेटिव चाहिए हमेशा, जैसा डिमांड है उस हिसाब से उसको स्किल प्रोवाइड करना चाहिए, उस हिसाब से तब जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि बाकी जो स्किल सीखे हैं एक समय जाकर ऑब्सोलीट हो जाता है, वो सब चीज़ें उनको फिर से री स्किल करना पड़ेगा। और इसके लिए कंपनी को पता रहता है कि कौन सा स्किल इम्पोर्टेंट है मार्केट में, क्या चीज़ की डिमांड है, वैसे स्किल देना चाहिए। गवर्नमेंट के पास तो जो पुरानी स्किल्स होती है, पुरानी जो चीज़ें होती है उस पर स्किल देकर छोड़ देता है, जिसपे कि वो स्किल की डिमांड ही नहीं है। तो फोकस करना चाहिए फर्म्स के डिमांड, ना कि स्टेट की डिमांड पे। जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है, तो 90s के बाद क्या होगा, सर्विस सेक्टर में फोकस हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर हो गया, फॉर जैसे क्वायर हो गया विथ इट्स प्लास्टिक वेरिएंट, तो क्वायर को करना चाहिए, काजू हो गया, कैशू का हो गया, तो इस पर फोकस करना चाहिए। और क्या होता है, बचपन से ही इन सब चीज़ों में काम करते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर ये सब इंडस्ट्री श्रिंक हो गया तो वो कहाँ करेंगे, नया चीज़ तो सीख नहीं सकते, तो उस पर फोकस करना चाहिए। और ये है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड पेटी सर्विसेज प्रोवाइड सफर फ्रॉम पुअर इनकम डिस्पाइट देयर एफर्ट्स। अब जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कितना एफर्ट लगाते हैं उनको तो आउटपुट तो मतलब बहुत स्मॉल ही मिलेगा। तो इफेक्टिव इंटरवेंशन कैन इनकरेज कलेक्टिवाइजेशन टू ओवरकम साइड रिलेटेड डिस इकोनॉमीज। न्यू फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव सच एज कुदुम्बारशी एंड द न्यू इनिशिएटिव ऑफ द कोऑपरेटिव इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सी। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव लेना चाहिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ही इंकरेजिंग है। तो ये बता गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं हम लोग। सी यहाँ पर
क्या हो गया है, ईरान के जो नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ है राइसी का, तो उनसे उम्मीद की जा रही है अब कि अब जो इंस्टीट्यूशन का पावर जो क्लर्की का होता है, मिलिट्री, पार्लियामेंट और जुडिशरी, सब पे उनका हक हो जाता है। तो पहले के जो प्रेसिडेंट थे उतने फोकस नहीं हो पाई, और अमेरिका के साथ देखें रिलेशनशिप कैसे हो गए न्यूक्लियर डील को लेके, और इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत आगे ईरान पे। तो इनसे यही उम्मीद किया जा रहा है कि वो सपोर्टिव रिवाइविंग द न्यूक्लियर डील को रिवाइव करे, और माइट ऑल्सो बैंक ऑन द सैंक्शन बिंग रिमूव, और इकोनॉमी को रिव्यूट करना है तो जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शन हैं उसको हटाएं। एंड देयर इज ए ग्रोइंग डिसकंटेंट सोसाइटी डेस्परेट कॉल फॉर रिफॉर्म्स चाहिए, लिबर्टी के लिए चाहिए, वो सब करें, कहीं से उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में है, अब यहाँ पर केस क्या है कि फोकस ऑन द कोविड एस्टिमेटेड द सी, एक्चुअली में जितने डेथ हुए हैं और जितने सर्टिफाइड और रिपोर्ट किए गए हैं मेडिकल सर्टिफिकेट पे हैं, एक्चुअली 3 to 14 टाइम्स ज़्यादा हैं। रियल में जो डेथ हुए इतने टाइम्स ज़्यादा हुए। अगर ये हमें डाटा मालूम नहीं रहेगा तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, किस हिसाब से सर्वे जो करेंगे और किस हिसाब से आगे कोई भी चीज़ों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा, मैनेज करना होगा, हेल्थ वर्कर्स को लगाना होगा। तो कैसे, जब तक रियल एस्टिमेट नहीं रहेगा हम लोग कैसे करेंगे। और इसी के बारे में ये दिखाया गया है कि बहुत सारे जो रिपोर्ट हुए हैं फॉल्स रिपोर्ट किए गए हैं, सही रिपोर्ट नहीं है इस सब चीज़ों में, खासकर गांव में तो और भी ज़्यादा लोग मरे हैं और उनको रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले चाहिए कि जितने भी हमें रजिस्टर करना होगा, जितने भी मौतें हुई उस सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड हेल्थ पॉलिसी मेकर्स seem to taking solace in the fact that India has not yet reported the highest number of COVID deaths. See, the policy maker हैं उनको तो बस यही लगा कि मौतें नहीं हुई। However, there are bigger merit in the developing realistic COVID-19 death estimate which could more helpful in policy formulation। तो जो भी हम लोग के पास estimate डेटा रहेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्लानिंग करने में, रिसोर्स एलोकेशन करने में, जितना हमको पर्टिकुलर स्टेट में, मान लीजिए जिस स्टेट में ज़्यादा लोग मर गए हैं कुछ, तो उसमें कितना रिसोर्स, और नहीं तो हर एक स्टेट में सेम एलोकेशन होगा। तो अगर डाटा ही नहीं रहेगा तो हमें रिसोर्स एलोकेशन कैसे कर सकेंगे, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे कर सकेंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि हमें रियल डाटा आए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्लानिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, हेल्थ सिस्टम में। तो अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं अगर रियल डाटा नहीं है तो क्या करना चाहिए। और यहाँ पर रिफाइनिंग एस्टिमेट बना दिया, देयर आर एटलीस्ट 4 अप्रोच हम लोग को लेना चाहिए। फर्स्ट, एवरी स्टेट शुड गेट डेथ ऑडिट होना चाहिए। सब स्टेट में ऑडिट करेंगे तब रियल में पता चलेगा एस्टिमेट कहाँ है। सेकेंड में, एक्सेस डेथ इन द पेंडेमिक पीरियड शुड बी एनालाइज मोर सिस्टमेटिक। अगर एक्सेस डेथ हो रहा है तो इसका कारण पता करना चाहिए, कहाँ लैप्स, कहाँ कौन सी चीज़ में, पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी चीज़ लैप्स। जरूरी नहीं कि सब स्टेट में कुछ एक ही जगह लैप्स हो रही होगी, वो हमें करना पड़ेगा। थर्ड में, रूरल एरिया, स्मॉलर टाउन्स रिक्वायर एडिशनल डाटा का, और रूरल एरिया में तो बहुत ही जरूरी है इस सब चीज़ को रजिस्टर करना। झारखंड गवर्नमेंट कंप्लीटेड वन सर्वे फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रूरल एरिया विच फाउंड एक्सेस डेथ कैन बी कंपेरेबल पीरियड बिफोर द पेंडेमिक। तो 43 एक्सेस डेथ हुआ है। द स्टेट सर्वे बहुत है। फोर्थ, देयर इज अर्जेंट नीड टू इनिशिएट डिकेड। पहले तो सेंसस भी करना चाहिए, जब भी सेंसस हमारे पास पता होगा 2011 का ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली है 2021 में तुरंत ही सेंसस किया जाए। तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी डाटा हम लोग को मिलेंगे उस हिसाब से पॉलिसी फॉर्मेशन में, प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, हेल्थ सिस्टम में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। ये देखिए कर्नाटका का एक्सेस डेथ के बारे में बताया गया है। अंडर काउंट फैक्टर फैसिलिटीज बेंगलुरु, अप्रैल में देखिए कितना एक्सेस डेथ रिकॉर्डेड, कितना हुआ है डेथ। जनवरी में से इतना हुआ है, रिकॉर्डेड डेथ कितना हुआ है, अप्रैल में कितना। अब देखिए इनका एक इंटरव्यू लिया गया था कि हाल ही में जो भी कंट्रोवर्शियल इशू है जिसमें हाई कोर्ट ने 3 स्टूडेंट को बेल ग्रांट कर दिया था, इस पर कि जो भी इन्होंने किया यूएपीए के अंडर में नहीं आ रहा है, बस ये डिसेंट था। यूएपीए के अंदर टेररिज्म का जो एक्ट है और डिसेंट का जो मामला है उसके बीच में एक लाइन है। हाई कोर्ट ने क्लियर किया और इन तीनों स्टूडेंट को बेल दे दिया। तो इन्होंने बताया कि बहुत ही टेंस सिचुएशन है। जब इन्होंने जेल में गया तो वहाँ पर उनको पता चला कि कितने लोग तो जेल में ऐसे हैं इनको पता ही नहीं कि किस केस में वो अंदर गए हुए हैं, और वहाँ पर बहुत ही ग्रीम
कंडीशन है वहाँ पर। चेक जेल सिस्टमेटिकली मेड इनटू ए डिह्यूमनाइजिंग। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो पावर है उसका एक माइक्रोकोज्म में छोटा सा एग्जाम्पल है जेल, से पता चलेगा कि पावर कितना सप्रेस कर रहा है आपको। जेल सिस्टमेटिकली मेड इनटू ए डिह्यूमनाइजिंग एक्सपीरियंस। अथॉरिटीज हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर लाइफ एंड मूवमेंट, यूज दैट पावर आर्बिट्रेरली टू डिनाई इनमेट्स बेसिक फ्रीडम्स। तो देखिए जेल में क्या बेसिक फ्रीडम्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको। तो उन्होंने बताया कि कुछ भी डिसेंट कीजिए आपको एंटी नेशनल बना दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये करें कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, उनके बारे में पूछा कि आगे क्या करना चाहिए, तो एमपील पे अपना फोकस करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट का जजमेंट था और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो चुका है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं ये प्रेसिडेंट नहीं रखा जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले में सही में कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के लिए हो यूपीए के अंदर, तो हम ऐसे लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसको नहीं कहा जाए कि इसके बेस पे सबको जो भी हो सबको बेल ग्रांट हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आ भी सकता है। अगर आंसर राइटिंग करने के लिए तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर जाते हैं। सी, यहाँ पर क्या बताया गया है कि पुलिस के बारे में बताया गया है कि अगर वो ड्रेस पहने फॉर्मल को तो एक रिस्पेक्ट उनको मिलता है। और उन्हें बताया गया है कि पुलिस बिना मतलब का फ़ोन यूज़ ना करे। जब तक जो पुलिस में है यूनिफॉर्म वाले ही लोग नहीं सीरियस होंगे तो एक इम्प्रेशन पड़ता है समाज पे। और जो भी मेडिकल फिट नहीं है उन पर भी कार्रवाई होगी, उनको भी बोला जाएगा कि मेडिकल फिट होने के लिए तो ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। एक फोकस किया गया इन सब चीज़ों की, यूनिफॉर्म पहनी है, फ़ोन जितना कम हो सके कम यूज कीजिए, एक इम्प्रेशन होता है और इससे रिस्पेक्ट बढ़ता है समाज में। आप देखिए जो इसका मुद्दा है, जो अभी गवर्नमेंट में इनके साथ मीटिंग के लिए बुलाया है इनको, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि नहीं, पहले मीटिंग से पहले उनको एक और मीटिंग चाहिए जिसमें वो कहेंगे कि हाँ सही में हमें प्रधानमंत्री के साथ या होम मिनिस्टर के साथ जो भी मीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट को 370 तो हटा दिया है वहाँ से। अब क्या करना चाहिए कि वहाँ के कश्मीर के लिए लोगों के बारे में सोचना चाहिए और स्टेटहुड प्रोवाइड करनी चाहिए वहाँ के जम्मू कश्मीर को, जो कि अभी यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। अब ये है होप एंड प्रॉमिस है। देखिए अभी क्या सिचुएशन, ग्लोबल सिनेरियो क्या देखेंगे। अभी G7 हुआ है और इधर अमेरिका क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से सब अपने ट्रूप्स हटा रहा है। तो हो सकता है फिर से तालिबान वहाँ पर अपना बेस बनाना स्टार्ट करे। तालिबान वहाँ बेस बताएगा तो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में घुस सकता है, फिर कश्मीर के लोग वहाँ भड़का सकता है इंडियन गवर्नमेंट के प्रति। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट भी चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है, लोकल ग्रुप्स है, उन सबको मिला के रखा जाए कि बाद में ये सब चीज़ें अभी जो ग्लोबल सिनेरियो इसका हमारे पर इफेक्ट ना पड़े। इसलिए उन्होंने चाहते हैं कि यही समय है कि सबको मिला कर चला जाए, एक मीटिंग किया जाए। इसलिए मुफ्ती मोहम्मद जो भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, सब सेंटर चाहता है कि इन्हें इंगेज करें उनको, और जो भी सिचुएशन कल को एक्सारबेट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, अभी से ही स्टेप लेना पड़ेगा। अब WHO क्या कहता है इसमें कि एक्सलरेट कीजिए, स्केल अप कीजिए पब्लिक हेल्थ को, सोशल मेजर को, वैक्सीनेशन का जितना जल्दी कीजिए, क्योंकि थर्ड वेव आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 15 दिन में, अभी जैसा कि अनुमान लगाया गया है। तो ये क्या है, इसके लिए क्या क्या वी नीड टू कंटिन्यूअसली देन आवर efforts to test, trace, isolate, societal interventions such as physical distancing, hand hygiene and proper wearing of mask need to be stringently implemented। तो क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं WHO फोकस कर रहा है। और इंडिया में कैजुअलिटी का रिकॉर्ड्स देखिए अभी क्या हो गया है, केसेस मोर डेथ, अभी भी चीज़ें चल रही हैं। तो फोकस करना वैक्सीनेशन, WHO फोकस कर रहा है कि सब चीज़ों को रुकना नहीं है, वैक्सीनेशन जितना होते रहना चाहिए। जो भी हम लोग को डायरेक्टिव्स है कि गैदरिंग में ना जाए और बिना मतलब का जब तक जरूरी ना हो हम लोग बाहर ना निकले तो सैनिटाइजर लगाते रहे, मास्क पहनते रहे, सब चीज़ों को फॉलो करते रहे, तभी हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस टुडे। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इंग्लिश को समझने में, पढ़ने में, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज यही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो
करंट अफेयर्स होंगे उसको भी अपलोड करूँगा वीडियो। थैंक यू।